तेजाब साहब, मैंने जो बात कही कि क्या ये लग रहा है, जो मीडिया में चला रहा है कि पहले हमास को खत्म किया, फिर हिजबुल्लाह को खत्म किया, अब हौती को खत्म करेगा इजराइल, जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, या इसको थोड़ा से अगर हम अपने बदले हुए जबान में ये कहें कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पर ये लोग लड़ रहे हैं, जो प्रॉक्सीज हैं, और इसराइल को थकाने काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमास तो अभी भी नहीं खत्म हुआ, लेकिन हाँ वहां टाइम वेस्ट जरूर हुआ, लोग मारे गए, और अगर खत्म होता तो क्यों गाजा पे लोग मारे जाते, और क्यों आज भी इसराइल को अटैक करना पड़ता, नंबर एक। नंबर दो कि हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह का खत्म हो तो सीज फायर हुआ है, सीज फायर को खत्म होना तो नहीं कहते, अगर खत्म हो जाता तो सीज फायर क्यों करते, वहां पे जंगबंदी की बात क्यों होती, तो वहां पे और जो खबरें आ रही हैं कि वहां बड़ी तैयारियां हो रही हैं अंदरूनी तौर पर हिजबुल्लाह के यहाँ भी, यानी लेबनान में, और आज भी लेबनान पे कहीं ना कहीं किसी न तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है। तीसरी बात, अब आप ले लीजिए कि साहब वो जो है यमन पे हमले कर रहा है और खत्म कर देगा, यकीनन बड़े हमले किए, लेकिन जवाबी कार्रवाई यमन भी कर रहा है, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या ये वाकई दो यानी हमास को हिजबुल्लाह खत्म करने के बाद हौती को खत्म करने की तरफ ये पहल है, या इन लोगों की जो प्रॉक्सीज है या जो ये है, ये इजराइल को थका रहे हैं? क्या है, क्या इसके पीछे, कैसे देखते हैं आप? मुमताज साहब, जैसे मैं इन चीजों को देखता हूं, उसमें एक बात तो साफ है कि इसराइल अपने लिए जो दुश्मन चुन रहा है वो काफी कमजोर दुश्मनों को चुन रहा है, और उसमें भी वो ये स्ट्रेटजी अपना रहा है कि पहले वो हमास को खत्म करेगा, फिर हिजबुल्लाह, फिर होती, तो एक के बाद एक वो कर रहा है। तो ये सब कायराना हरकतें हैं, और उसमें भी वो उन जिनको वो टेररिस्ट बोल रहा है खुद उसकी अपनी डेफिनेशन में, उनको भी वो खत्म नहीं कर पा रहा है, और जिनका अपहरण हुआ था उनको आज तक नहीं छुड़ाया जा सका है, और काफी हजारों की तादाद में लोग मारे गए, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, जिनका कोई कसूर नहीं है। बच्चों को तो ये पता भी नहीं है कि क्या मसला है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो ये है कि कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता है। कोरोना पीरियड में मैं दरअसल यमन के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं उनसे मिला था, और उस समय भी बहुत ब्रीफ चर्चा हुई थी इस बारे में। तो ये सब चीजें जो है कुल मिला के, जहां तक मुझे जो यमन की गवर्नमेंट के जरिए जो चीजें समझ में आती है, या जो वहां के जो एक ऑफिशियल आदमी का जो एक जो सोच थी, उसके जरिए ये मुझे ये अंदाज लग रहा है कि दरअसल ये कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंसेस हैं, और ये एक तरीके का जो वेस्टर्न कल्चर है वो थोपना चाहते हैं, और वो अपनी शर्तों पे वो एक, आपने सुना होगा व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, तो उसमें ये लोग मानते हैं कि जो गोरे जो स्किन वाले लोग हैं वो सबसे समझदार और दुनिया का आधिपत्य करने के लिए ही वो पैदा हुए हैं। तो इस तरीके की अगर सोच लेके चलेंगे, वृहत इसराइल की सोच लेकर अगर वो लोग चलेंगे, तो कभी भी ना वो लोग सुख चैन से सो पाएंगे, ना वो बाकी दुनिया को सुख चैन से सोने देंगे। तो ये वही हो रहा है जहां तक मुझे लगता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि क्या वो आजादी की उम्मीद को खत्म कर पाए? भारत को 100 साल लगे, है ना। 1857 में भारत ने आजादी का आंदोलन शुरू किया, 100 साल बाद में भारत को आजादी मिली। तो कभी भी ये जो सोच है आजाद होने की और शोषण बर्दाश्त नहीं करने की, वो कभी क्या इंग्लैंड में राजशाही बहुत लंबे समय तक चल पाई? क्या फ्रांस के राजा जो आई एम द स्टेट कहा करते थे कि मैं ही राज्य हूं, क्या वो लंबे टाइम तक चल पाए? जो फ्रांस की जनता ने जो विद्रोह किया, क्या वो हथियारों से लैस थी? बिल्कुल नहीं थी। जो सेनाएं थी वो ज्यादा ताकतवर थी। तो ये अच्छा, कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जो सुपर पावर्स हैं उनका भी मुकाबला करने के लिए एक नया तंत्र पैदा होगा, जिसमें छोटे छोटे एक आदमी ही वहां के काफी लोगों को मारकर एक तरीके से उस पूरे समाज को एक खुली चुनौती दे देगा, जिसको आतंकवाद कहा जाता है। कुछ लोग विद्रोही कहते हैं, कुछ लोग अलगाववादी कहते हैं, अलग अलग नामों से उनको भली पहचान लो। क्या किसी की आइडेंटिटी को खत्म किया जा सकता है? ये सारे मसले हैं, और उन सब का जवाब यही है कि आप जितना दबाओगे विद्रोह उतना ही भड़केगा।
खासकर फिलिस्तीन के बारे में तो ये सच है, पीएलओ के बाद में हमास, तो एक के बाद एक और ज्यादा रेडिकल ग्रुप्स वहां आ रहे हैं और वो अपनी आइडेंटिटी को किसी भी तरीके से खत्म होने नहीं देंगे। मुझे लगता है कि जब तक शोषणकारी व्यवस्था है तब तक प्रतिरोध भी जारी रहेगा, और खाली ये फिलिस्तीन की या लेबनान की या यमन की ही बात नहीं है, ये बात पूरी दुनिया पे लागू होती है मुमताज साहब, चाहे भारत और दक्षिण एशिया के बाकी देशों में भी यही चीज लागू होती है मुमताज साहब। तो साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। और ये कल हम बात कर रहे थे जब कैप्टन साहब से परसों, तो इसी चीज पे बात कर रहे थे कि चूंकि ये आजादी की लड़ाई है और इसमें कुर्बानी देने के लिए जो कौम तैयार है और वो कुर्बानी दे रही है, तो जाहिर है कि उससे मुकाबला कैसे होगा। वो तो मरने ही के लिए तैयार है कि हमारी आजादी हमें चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। तो वही चीज, वही जज्बा हम देख रहे हैं कि वो जो जो हालात है इस वक्त गजा के, वो बहुत ही अफसोसनाक है। वहां भुखमरी भी है और ठंड भी बहुत ज्यादा है, बारिश हो रही है और टेंट जो है वो खस्ताहाल हो गए हैं, चूंकि 14 महीने से ये पूरा मामला है। और सबसे बड़ी चीज ये कि जहां पे लोग पनाह लिए हुए वहां पे भी अटैक होता है। यानी जहां लोग पनाह लिए हुए वहां आमतौर से जंग में अटैक नहीं होता है, लेकिन वहां पर भी इजराइल अटैक कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी त्रासदी है। कैप्टन साहब क्या कहेंगे जो बात कह रहे थे अभी तेजावत साहब, क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले में? और उसके बाद फिर हम यमन की बात करेंगे, लेकिन अभी गाजा की और उसकी बात कर ले। बिल्कुल जंग रुकेगी, लेकिन आज भी बहुत बड़ा अटैक इजराइल ने किया है। क्या क्या इसके पीछे लॉजिक है? क्यों ये हमले क्यों नहीं रोक रहा है? क्योंकि इजराइल को भी पता है कि अगर वो मौत से डरते और उनको मौत का डर होता तो अब तक सरेंडर कर जाते 14-15 महीने तक। और जो लोग 50,000 कुर्बानियां दे चुके हैं, 60,000 वो सोच रहे हैं 60,000 और सही, अब तो लोग मर ही रहे। और फिर एक बड़ी अच्छी बात कही है, बल्कि एक सही बात हम कह लेते जाओ साहब ने, कि ये तो और दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। और यही बात आपको याद होगा कैप्टन साहब, एलन मास्क ने भी कहा था कि हमास इससे खत्म नहीं होगा, हमास और मजबूत होगा। कैप्टन साहब बात सही है। देखिए, जब भी आप एक गुरिल्ला कहें या लड़ाका कहें या आतंकवादी कहें, जब वो मारा जाता है तो उसके साथ 10 और खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया में जहां जहां भी गुरिल्ला मूवमेंट हुई है वहां देखा गया है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि जैसे ही एक गुरिल्ला मारा जाता है तो उसके साथ के जो कम्युनिटी के लोग हैं, उसके जो दोस्त हैं, उसके रिश्तेदार हैं, या जो जिस जमीन से आया है वहां के लोग तो उसको वीर, शूरवीर, देश प्रेमी या जांबाज, दिलेर मानते हैं। तो उसके जो दोस्त हैं, उसके भाई, उसके पिताजी, उसका बेटा, ये सब भविष्य में फिर से प्रेरित हो जाते हैं लड़ने के लिए। इस चीज को हमने ना सिर्फ इंडियन आर्म फोर्सेस ने, वरन दुनिया भर के सारे आर्म फोर्सेस ने अलग अलग जगह पर देखा। तो आतंकवादी सोच की बात कहें या अगर हम हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कहेंगे कि हम तो आजाद होने के लिए लड़ रहे हैं, उस सोच की बात करें तो इनको जड़ से तो दुनिया में कहीं भी मिटाया नहीं जाता। भारत की अगर बात कर लें तो पंजाब प्रॉब्लम जो है आज तक बीच बीच में सुलगती रहती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, नेतन्याहू की साइकोलॉजी, उनकी जो मनोस्थिति है बहुत क्लियर है। जब आप किसी लीडर की प्रोफाइलिंग करते हैं तो उसमें 2-3 चीजें बहुत क्लियर आ जाती है। नेतन्याहू के बारे में बोल रहा हूं। उनको दुश्मनों के ऊपर वॉर करने में आनंद आता है। नेतन्याहू की जो साइकोलॉजी है उसमें अगर वो दुश्मन के 10, 20, 30, 40 या 100 लोगों को मार दें, जरूरी नहीं है कि दुश्मन के यानी हमास के लड़ाके होंगे, कोई भी मारा जाए तो उनको आनंद आता है।
अंग्रेजी में कहते हैं ही एंजॉयज दिस एक्सपीरियंस। तो अमेरिका का फुल सपोर्ट है। अमेरिका ने बिहाइंड द बैक पिछले 1 साल से 417 दिन हो गए हैं बोला हुआ कि ठीक है, जब तक सीजफायर नहीं होता जितनी बड़ी तादाद में मार सको, जितनी बड़ी तादाद में मार सको इनको मारो। और अमेरिका ने यह बोला कि मैं, जो बाइडेन की सरकार है, कि इजराइल जितने बम हर रोज गिराएगा, इजराइल अगर हर रोज 100 बम गिरा रहा है तो इजराइल कल सुबह ही 5 C-17 ग्लोब मास्टर में या 5 स्टार लिफ्टर में 100 बम और लाके इजराइल को सप्लाई कर देता है। अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। ये वहां का जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन है उसकी बात कर रहा हूं। जहां तक हमास की बात है, देखिए जैसे हम एज ए मिलिट्री, मैं बताता हूं, जब हम कहते हैं कि हमास खत्म हो गया या 90% खत्म हो गया, उसका मतलब सिर्फ ये है कि एज ए मिलिट्री फोर्स, एक जमाने में हम सुनते थे कि हमास में 30,000 लड़ाके हैं, 40,000 लड़ाके हैं। एक जमाने में हम सुनते थे कि हमास के पास, कोई कहता था कि 12,000 रॉकेट्स मिसाइल्स हैं, कोई कहता था कि 40,000 रॉकेट मिसाइल्स हैं। तो एक जमाने में हमास इजराइल के लिए खतरा था। हमें मालूम था, मिलिट्री लोगों की बात कर रहा हूं, कि अगर 40,000 लोग हाथ में 12,000 मिसाइलें लेके इजराइल की तरफ या तेल अवीव की तरफ कूच कर दें तो काफी बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन आज की तारीख में हमास 40,000 लोगों को लेकर या हाथ में 12,000 मिसाइलें, रॉकेट्स लेकर तेल अवीव की तरफ कूच करने की क्षमता नहीं रखता। मैं हमास के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं इजराइल के सपोर्ट में बोल रहा हूं। एज ए, कल अगर कंट्री ए की कंट्री बी से लड़ाई हो जाती है तो हम क्या करते हैं, एयर हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर में हर रोज सुबह 9:30 बजे एक ब्रीफिंग होती है, जिसमें जूनियर ऑफिसर्स जो होते हैं, चाहे वो स्क्वाड्रन लीडर हो, विंग कमांडर हो या ग्रुप कैप्टन हो, वो 9:30 बजे ब्रीफ करते हैं कि कल यूक्रेन और रूस के युद्ध में क्या हुआ, किसने क्या गलती की, करेक्टिव एक्शन क्या होगा, लेसन्स लर्न फॉर फ्यूचर क्या है। इसी तरह से आर्मी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर में हर रोज 10 बजे एक ब्रीफिंग होती है, जिसमें जूनियर अफसर जो होते हैं, चाहे वो स्क्वाड्रन लीडर हो, विंग कमांडर हो या ग्रुप कैप्टन हो, वो सीनियर ऑफिसर्स को, एयर मार्शल होते हैं सब, एक ब्रीफिंग देते हैं, प्रेजेंटेशन देते हैं 10 मिनट की, कि इजराइल हमास युद्ध में क्या हो रहा है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं करना चाहिए था, किसने क्या अच्छा किया, किसने क्या गलत किया। गलत नॉट फ्रॉम इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, गलत फ्रॉम मिलिट्री स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू, और भविष्य में वो गलती कैसे ना हो जाए। अगर किसी ने अच्छा किया तो उससे सीख लेकर भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स क्या सीख सकती। ये एक डेली ब्रीफिंग होती है, उसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं होती, उसमें राजनीतिक बात नहीं होती है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एक न्यूट्रल पॉइंट रखता है वो स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर। बहुत छोटी छोटी नौकरी वाले ये होते हैं, बहुत छोटी, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक एक स्क्वाड्रन लीडर जो है उसकी नौकरी महज 8 साल 10 साल की होती है, पूरे कमांड के साथ बात करता है। मैं उसी तरह की एक ब्रीफिंग अभी, जब मैं डॉक्टर रिजवी आपके साथ बात करता हूं, मैं आपको देने की कोशिश करता हूं। ना मेरे कमेंट हमास के विरोध में होते हैं, ना मेरे कमेंट इजराइल के सपोर्ट में होते हैं। इजराइल को कुछ नहीं फर्क पड़ता फौजी तौर पर। अगर आज हमास एक हमला करता है और एक मरकवा टैंक को ध्वस्त करता है, यकीन मानिए नेतन्याहू के यहां खुशी की लहर आ जाती है, यकीन मानिए। क्योंकि एक मरकवा टैंक को अगर हमास ने उड़ा दिया तो उनको फिर एक बहाना मिल जाता है कि जहां पर उस मरकवा टैंक पर हमला हुआ उसके आसपास 600 गज, 400 गज, 300 गज के अंदर जो बिल्डिंग खड़ी है, अगले 1 घंटा 30 मिनट के अंदर, यानी 90 मिनट्स के अंदर इजराइल एयरफोर्स के 6, 8 या 12 जहाज जाते हैं, उस पे बॉम्ब गिरा के उसको ध्वस्त करके वापस आ जाते। खुशी की लहर है, आप यकीन नहीं मानेंगे। नेतन्याहू और उनके जो आईडीएफ के कमांडर हैं, उनको मौका चाहिए, उनको एक खबर मिलनी चाहिए कि एक स्कूल में
या एक अस्पताल, झूठी खबर भी चाहे मिल जाए, उनको एक झूठी खबर मिलनी चाहिए कि एक स्कूल में, एक अस्पताल में या एक मस्जिद के अंदर 5 आतंकवादी यानी हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं या हमास के लीडर एक मीटिंग कर रहे हैं। खुशी की लहर छा जाती है वहां पर, क्योंकि उनके 12 जहाज पिछले 2-3 दिन से खड़े हैं 24 बॉम्ब लोड करके, उनको हुक्म नहीं मिल रहा हमला करने का। तो वो जो 12 जहाज के जो पायलट हैं वो सर खजुआ रहे हैं कि हम 48 घंटे से जमीन पे बैठे, कोई तो टारगेट दे दो बम गिराने के लिए। तो जैसे ही उनको बोलता है कि आदेश मिलता है कि फलाने फलाने स्कूल पर या अस्पताल पर या मस्जिद पर बम गिरा दो, ये जो 12 पायलट हैं जो कि 48 घंटे से जहाज के पास बैठे बैठे चाय कॉफी और सैंडविच खा रहे थे, इनमें खुशी की लहर छा जाती है कि एक तो टारगेट मिला यार, कुछ तो करने के लिए मिला। इस चीज को समझना पड़ेगा। ये सोचना कि हमास लड़ रहा है तो एक दिन जीत जाएगा, मैं प्योरली मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि एक हमास तो लड़ रहा है जी, आज तक भी लड़ रहा है, आज तक भी हमास काउंटर अटैक कर रहा है। कल ही हमास ने 2 मरकवा टैंक उड़ा दिए। या ये सोचना कि इजराइल तो हार रहा है। कल ही अखबार में आया था कि 8 इजराइल के रिजर्विस्ट ने जो है मना कर दिया लड़ने से। तो ये सोचना कि इन सब वजह से हमास फाइनली इस लड़ाई में मिलिट्री तौर पर आईडीएफ को हरा देगा और आईडीएफ सफेद झंडा खड़ा कर देगी और हमास गजा में एक विक्ट्री परेड करेगी फिलिस्तीन के झंडे के साथ। ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं होगा। 10 साल में नहीं होगा, 50 साल में नहीं होगा, 100 साल में नहीं होगा। ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका खड़ा है उनके पीछे। किसके पीछे? नेतन्याहू के पीछे, इजराइल के पीछे। 20 जनवरी के बाद भी मैं बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप जो शांति लाने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं ऑलरेडी, वो शांति इस शर्त पे होगी कि हमास हथगोले से तो क्या, हमास पत्थर से भी हमला ना करे, तो डोनाल्ड ट्रंप वहां पर शांति ले आएंगे। ये देखिए, युद्ध जब होता है, हारने वाले को समझ लेना पड़ता है कि ऐसा पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, अंग्रेजी में शब्द है टिपिंग पॉइंट। हारने वाले को हारने वाली बात कहां से आ गई कैप्टन साहब? हारने वाली बात कहां से आ गई? कौन कह रहा है कि मैं हार गया? कौन कह रहा है? और गिड़गिड़ा, हमास को नहीं गिड़गिड़ा रहा है कि आप जो है वो कर दीजिए, कि साहब हमें जो है सीज फायर कर दीजिए। मुझे तो नहीं दिखाई दिया कोई ऐसा कि आप मुझे सीज फायर कर दीजिए। नहीं, ये गिड़गिड़ाने वाली बात नहीं है, ये बात ऐसी है कि तो हार वाली बात, वो अपनी, अगर उनको करना होता तो बहुत पहले उसकी बात मान लेते इजराइल की, और 50,000 जान ले जाती। देखिए, मैं हमारा एग्जांपल देता हूं। भारत पाकिस्तान ने 1965 में सीज फायर किया, लेकिन किसी ने भी नहीं बोला कि ये डर गया, ये हार गया, मैच जीत गया, मैं जीत गया। सीज फायर, देखिए मैच्योरिटी होती है। 71 में हमने सीज फायर किया, शिमला एग्रीमेंट साइन किया ना, हमने बोला कि पाकिस्तान डर गया, हिंदुस्तान जीत गया ना। पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट में आके बोला कि हिंदुस्तान डर गया, घुटने पे आ गया, इसलिए उन्होंने आके। लेकिन दोनों की सिचुएशन अलग है कैप्टन साहब, दोनों की सिचुएशन अलग है। वहां फिलिस्तीनी मुसलसल मारे जा रहे हैं, आज नई बात नहीं है। वहां लाखों लोग पहले भी मारे जा चुके हैं, कैदी बनाए जाते हैं, उनकी जिंदगी जो है वो अजीरन है, वो खुल के रह नहीं सकते हैं। जब जो चाहता है सिपाही जाता है और कहीं औरतों को उठा के ले जाता है, कहीं नौजवानों को गोली मार देता है, कहीं कैद कर। ये जो सिचुएशन है उसकी लड़ाई वहां पे, तो जो मर ही रहे हैं उनको मरने से क्या है? और यही वजह है, आप फिर वही कह रहे हैं भाई डोनाल्ड ट्रंप का एक पत्थर न मारो और ये जाकर के मारे, कैसे होगा बताइए आप? डॉक्टर रिजवी, देखिए मेरे कहने का मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इजराइल को ये युद्ध लड़ने में मजा आ रहा है। ये मजा आ रहा है तो दुनिया, तो फिर अमेरिका भी की पोल खुल गई। अमेरिका जो ह्यूमैनिटी की बात करता है, इंसानियत में, वो सब बेनकाब, सब बेमानी हो गई चीजें, तो नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। देखिए, ये सोचना कि अमेरिका इजराइल को अलग अलग छोड़ देगा, ये तो कभी नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। लेकिन पर्दा दादी भी तो होती है कैप्टन साहब, कोई पर्दा दादी भी तो रखी जाएगी।
देखिए, इमोशनल चीजों से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी नहीं चलती है। अमेरिका चाहे कुछ भी हो जाए, इजराइल कितनी भी गलती कर दे, 7 खून कर दे, अमेरिका कभी इजराइल का हाथ नहीं छोड़ेगा, इजराइल को डूबने नहीं देगा, इजराइल को हारने नहीं देगा। अमेरिका कभी भी ज्यूस को वहां से भागने के लिए जो आपकी बात 100% सही नहीं होने की देगा। बात कैप्टन साहब 100% सही है। उसकी वजह क्या है मुझे पता है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अमेरिका जो कमांड करता है पूरे मिडिल ईस्ट में वो इजराइल के जरिए, तो इसलिए वो एक तरीके की प्रॉक्सी है उसकी। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं। और ये अभी तक जो लड़ाई चली है ये अमेरिका ही लड़ रहा है। इजराइल में इतना बूता नहीं, तब तक इजराइल वहां बचता नहीं कैप्टन साहब, इजराइल तो खत्म हो जाता। तो ये बात सब जानते हैं। और ईरान भी जो तैयारी अपनी किए हुए है वो इजराइल को सामने रख करके तैयारी नहीं उसकी, या जो भी है। तुम्हारा तजावत साहब। हाँ, मैं एक चीज कहना चाह रहा था मुमताज साहब कि दरअसल कैप्टन साहब का जो असेसमेंट है वो दरअसल वो मिलिट्री पावर की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आमने सामने की लड़ाई है तो उसमें वो कभी भी हमास या हिजबुल्ला या वो नहीं जीत सकते। पर मैं कैप्टन साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, मुमताज साहब आप भी सुनिए इस चीज को। ये जो युद्ध है वो थोपा हुआ है इजराइल का, इसमें हमास हिजबुल्ला या उनके पास कोई चॉइस नहीं है ना। ये ठीक वैसी ही लड़ाई है जैसे कि अगर मान लो भेड़िया मेमने का शिकार करेगा तो वो क्या करेगा, वह तो प्रोटेस्ट ही करेगा ना। वो जितना भी होगा, हिरण को अगर जब सामने मौत होती है तो वो तो बिल्कुल सींग मारेगा ना उस शेर के, वो थोड़ी ना बर्दाश्त कर पाएगा। तो ये तो दरअसल अस्तित्व की लड़ाई है हमास और उनके लिए। पर जब और ना ही ये दो मुल्कों की लड़ाई है, इस चीज को थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में समझे तो ये बताएंगे कि देखिए ईरान ने इजराइल से लड़ना नहीं चुना, है ना। इजराइल ने ईरान पे एयर स्ट्राइक भी किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी ईरान है वो खुले तौर पर इजराइल से लड़ना उसने मुफीद नहीं समझा। उसने नहीं समझा कि अभी लड़ाई में जाना ठीक है। पर ये जितने जो ग्रुप्स हैं, हमास है या जो हिजबुल्लाह है, होती है, तो यह सब लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। उन सब की लड़ाइयां दरअसल मजबूरी की लड़ाइयां जो ईरान ने थोपी हुई है। और दूसरी बात यह कि इजराइल वहां एकदम ताबड़तोड़ बम्बार्डमेंट करता है, लोगों को मार रहा है, कुछ पता ही नहीं है। और यहां तक तो वो छोड़िए, अभी शायद कोई मतलब कोई आज ही की बात है, आज या कल शाम की बात है, लगभग कल सुबह की बात है अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें ये हो रहा था कि वो जो WHO के जो टेड्रोस है, जो हेड है WHO के हेड, वर्ल्ड हेड ऑर्गेनाइजेशन के, वहां यमन में हेल्प के लिए, उन पे भी इराक ने वो सॉरी इजराइल ने जानबूझ के वहां पे उनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट की है ना। तो वो भी है। अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने ये बयान जारी किया है कि अगर यही चलता रहा तो स्थिति बहुत भयानक है, अब क्या कहा जाए। और इजराइल के पास इस दुनिया को बताने के लिए कोई खास पक्की चीजें हैं नहीं, पर वह फिर भी वह अपनी जो लड़ाई की जो मंशा है वो पूरी करने के लिए आम जनता को मार रहा है वहां पे। मतलब ये जो शासन सत्ता का जो सबसे खराब रूप जो देखने को मिलता है वो आप इजराइल की सरकार में देख सकते हैं। और जो राष्ट्रवाद का जो सबसे खराब जो नंगा नाच जो देखने को मिल रहा है वो आप इजराइल में देखने को कर सकते हैं। तो यहाँ पे दरअसल मिलिट्री असेसमेंट की बात तो एक तरफ है, ये मानते हैं कि आमने सामने की लड़ाई में कौन जीत सकता है कौन नहीं जीत सकता है, पर उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जो भी लड़ रहे हैं वो बस उनके पास जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई या उसकी रक्षा के लिए। मान लो आपको कोई पीट रहा है, कोई मजबूत या ताकतवर आदमी, तो आप क्या करेंगे? दो तरीके हैं, या तो आप पूरी तरीके से मार खाते रहेंगे या जितना आपसे हो सकता है वो करेंगे। तो वही कर रहे हैं जहां तक मेरा ख्याल है। मुमताज साहब आपका क्या? बिल्कुल। और नहीं, और वो मार खाते रहे नहीं, वो पत्थर से